क्या है उधर नहीं आना, इतनी खराब हो। अब हमने टेस्ट सबका डिस्कस कर लिया है, आगे हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ही पढ़ा है आज, ज्यादा नहीं पढ़ा। दूसरी क्लास में भी थोड़ा सा ही पढ़ा है। तो हमने टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा, इसका मतलब है उसके भी हालात ऐसे ही होने हैं, उसके भी ऐसे ही हालात होने। तो आज जाके समझें, आपका मंडे को पेपर है, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और इसको अच्छी तरह से करें। पेपर नहीं है लेकिन तैयारी करें, ये समझ के कि मंडे को आपका पेपर है आई कैप का फाइनल। तो आप तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, ऐसे कैजुअल एटीट्यूड से पढ़ रहे हैं जैसे बस ये तो देख के ही हो जाएगा। देख के नहीं होता, कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है। अच्छा आ जाए जरा, हमने टारगेट कॉस्टिंग में ये नहीं पढ़ा था कि कॉस्ट गैप को कैसे कम किया जाए। ये थ्योरी रहती थी, कॉस्ट गैप को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए। ठीक है, कॉस्ट गैप को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके कुछ तरीके हैं जो नोट्स में लिखे हुए हैं, और ये आई कैप के आंसर में भी एक्सप्लेन है। तो आप कहीं से भी इनको रटा शटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो टोटल 4 मेन तरीके हैं, बाकी अब आप जितने मर्जी बना लो जबरदस्ती। टोटल तरीके कितने हैं? 4। पहला तरीका यह है कि प्रोडक्ट को रीडिजाइन करें। पहला तरीका कॉस्ट कम करने का क्या है? प्रोडक्ट को रीडिजाइन करें और उसमें वो तमाम फीचर्स जो कस्टमर पसंद नहीं कर रहा सर्वे में, आप उन फीचर्स को एलिमिनेट कर दें। तमाम वो खूबियां प्रोडक्ट की जिनको कस्टमर पसंद, वो डिलीट मारें, खत्म करें, पैसे बचेंगे इदारे के, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है कॉस्ट गैप को खत्म करने का, करंट कॉस्ट को कम करने का? रीडिजाइन द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन टू सिंप्लीफाई इट्स डिजाइन as well as to remove या eliminate the features that are non value added, that are not valuable by the for the customer। ठीक है, ये पहला तरीका है, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करें। दूसरा तरीका है मटेरियल, उससे रिलेटेड कोई 3-4 पॉइंट्स होते हैं। अब जबरदस्ती जो मर्जी बना लो, मटेरियल से रिलेटेड पॉइंट, 3-4 लेबर से रिलेटेड पॉइंट बना लो, और 1-2 ओवरहेड से रिलेटेड। हाँ, जैसे मटेरियल में था, तो मटेरियल में पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी तरह से मटेरियल कॉस्ट को कम कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका गैप खत्म हो जाएगा। तो पहला तरीका मटेरियल कॉस्ट को कम करने का क्या है कि डिस्काउंट लें। किससे? वेंडर से या सप्लायर से डिस्काउंट लें, बल्क क्वांटिटी में खरीद के। जब आप डिस्काउंट लेंगे सप्लायर से तो आपकी कॉस्ट मटेरियल की क्या हो जाएगी। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके मटेरियल में वेस्टेज होती है, जैसे कल वाले एक सवाल में थी 6% क्वांटिटी वेस्ट होती है, तो वेस्टेज खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन कंट्रोल हो सकती है, कम करें। तो कंट्रोल वेस्टेज ऑफ, क्या कंट्रोल करें? मटेरियल की वेस्टेज कंट्रोल करें। जब आप मटेरियल की वेस्टेज कंट्रोल करते हैं, तो जैसे हमने कल फॉर एग्जाम्पल कहा था कि 3 kg लगता है प्रोडक्ट पे लेकिन 1 kg जाया हो जाता है, तो 4 kg की कॉस्ट पड़ती है। अगर हम 3.5 kg इस्तेमाल कर लें किसी तरह से, अपना आधा kg का वेस्टेज कंट्रोल कर लें, तो इदारे की कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा हम स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज मटेरियल या स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा इदारा लैपटॉप्स बना के बेचता है, ये डेल HP इस तरह के। तो लैपटॉप के अंदर बहुत से पुर्जे होते हैं, कुछ पुर्जे तो बाहर नजर आने वाले हैं, वो तो प्रोमिनेंट है, वो तो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट रखे हैं। लेकिन कुछ पुर्जे अंदर हैं जो छुपे हुए हैं, जैसे रैम हो गई, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल IC हो गए,
जैसे वायर हो गई कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड हो गया मिसाल के तौर पर। यानी कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो किसी एक नए डिजाइन के लिए कोई अलहदा डिजाइन करवाने की जरूरत, नए मॉडल के लिए जरूरी नहीं, वही पुराने मॉडल वाले इस्तेमाल करो। उससे होगा क्या, आप वो पुर्जे बल्क क्वांटिटी में बनवाएंगे। जब आप बल्क क्वांटिटी में वो खरीदेंगे या बनवाएंगे तो आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज परचेज करने या उसको बनाने से जो उसकी कॉस्ट है पर यूनिट, वो क्या पड़ेगी, कम पड़ती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट। नोकिया का एक मोबाइल होता था जिसके साथ हर मोबाइल के साथ सेम चार्जर आता था। सैमसंग के हर मोबाइल के साथ चार्जर सेम है। शायद चेंज हो गया हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम दो तरह के हैं, टाइप सी चार्जर और पता नहीं कोई इस तरह का। तो वो चार्जर एक जैसा क्यों रखते हैं वो, ताकि कंपनी को अलहदा से चार्जर को डिजाइन करवाने की, अलहदा से चार्जर को स्पेशली मैन्युफैक्चर करवाने की कॉस्ट, इससे कहते हैं कंपोनेंट स्टैंडर्डाइज कर लो। इसी तरह जो लैपटॉप में नट पेच लगने हैं वो तो एक जैसे हो सकते हैं ना सारे लैपटॉप्स के, नहीं समझ आई। उसके बाद अगला तरीका कॉस्ट कम करने का क्या है, एक्सेसिव मटेरियल हो ना कोई, एक्सेसिव मटेरियल, अगर प्रोडक्ट को बनाने में एक्सेसिव मटेरियल है तो उसको रिड्यूस करें। वो क्या मुराद है, मसलन इस लैपटॉप के लिए जो डिजाइन है उसके मुताबिक 8 पेज लगे तो ये सही तरह से संभल होता है। तो आप उसका डिजाइन ऐसा करें कि बीच में कुछ क्लिप रखें, टक करके बंद, और आप 4 पेज लगा के आप उसको बंद हो जाइए लैपटॉप। मतलब अगर 8 पेज लगे हुए हैं, 8 पेज से बेहतर है 4 पेज। समझ आ रही है। जरूरी नहीं है कि बाज़ दफा मजबूरी भी होती है, 8 पेज ही लगाओगे तो वो सही संभल होगा। एक्सेसिव मटेरियल जो होता है ना, चाहे पैकिंग मटेरियल है चाहे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का है, एक्सेसिव मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कम लगा के आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, बीच में हवा भरी होती है और आधा पैकेट खाली होता है। अब अगर वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहे ना पैकिंग की, तो वो पैकेट का साइज ही उतना कर दें जितनी असल में चिप्स आनी है। ऊपर वाला जो वो पैकेट का कागज है वो कम करके वो अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने जरा पैकेट बड़ा डिस्प्ले करना है एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो वो फिर जानबूझ के ये हरकत, वो बीच में से चिप्स कम कर देते हैं। या पहले होता था कि चिप्स सिर्फ वो आएंगे जो बिल्कुल सही है, सड़े हुए नहीं होंगे। अब लेज में भी, सुपर क्रिस्प में भी, चिप्स में भी कुछ ऐसे चिप्स निकल रहे होते हैं जो डिफेक्टिव हैं, जिनमें ऑयल में सड़ गया हुआ है वो चिप, वो पहले निकाल देते थे, अब नहीं वो करते ऐसे। समझ आ रही है आपको। ये कॉस्ट बचाने के तरीके हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका कॉस्ट बचाने का क्या, टारगेट कॉस्टिंग के तहत कि आप प्रोडक्ट को रीडिजाइन करो बार बार। बाकी सारे तरीके मैं बता रहा हूँ कि मटेरियल की कॉस्ट को कम करके भी आप अपने इदारे की टारगेट कॉस्ट गैप को रिमूव कर सकते हैं। मटेरियल की कॉस्ट कैसे कम होगी, डिस्काउंट लेकर, वेस्टेज कंट्रोल करके, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट, यानी चार्जर की मैंने मिसाल दी कि इस सारे मोबाइल्स के लिए एक जैसा चार्जर इस्तेमाल करके। चौथा तरीका क्या है, जितना भी एक्सेसिव मटेरियल है, चाहे एक्सेसिव पैकिंग मटेरियल है, एक्सेसिव, मसलन आप लैपटॉप बेचना चाहते हैं, डब्बा है, डब्बे के अंदर चार्जर रखा हुआ है, डब्बे के अंदर ही सारी एक्सेसरीज हैं, यानी डब्बे के अंदर डब्बे हैं। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप कुछ एक्सेसरीज प्लास्टिक के रैपर में भी तो डाल सकते हैं ना, जैसे अब मोबाइल के चार्जर, बल्कि कुछ चीजों में तो अब रैपर भी नहीं आते। हैंड फ्री देखें तो तकरीबन आपको सारों की हैंड फ्री क्या नजर आएंगी, सेम नजर आएंगी। तो वो स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट की मिसाल है। इदारा अपनी नई आने वाली प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसी एसेसरीज या कंपोनेंट हैं वो वही इस्तेमाल करता है जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के होते हैं, जिससे इदारे को नए पुर्जे, नए कंपोनेंट, नए एसेसरी डिजाइन और उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं कराने पड़ते एक्स्ट्रा। मतलब करवाने तो पड़ते हैं लेकिन उसी सप्लायर से कराते हैं जिससे पहले बाकी प्रोडक्ट के चल रहे हैं। उसे कहते हैं अब तुम्हें बड़ा ऑर्डर देंगे, चलो दोबारा रेट निगोशिएट करो हमारे साथ। अब हम तुमसे 1 साल में 5 लाख चार्जर नहीं बनवाएंगे, अब हम तुमसे 15 लाख चार्जर बनवाएंगे। बताओ अब इतना ज्यादा वॉल्यूम बनाने के लिए तो हमें एक चार्जर कितने का बना के दोगे। तो वो लालच में आएगा।
वो आपको एक चार्जर की जो कॉस्ट बताएगा वो पहले से क्या बताएगा, कम बताएगा। चाइनीज कंपनी ऐसे कर रही है सारी, समझ आ रही है। तो मटेरियल में और भी कोई तरीका आपके दिमाग में आए तो आप वो लिख सकते हैं। ये चार बातें मैंने लिखी हैं या आई कैप की किताब ने लिखी है, ये चार की बजाय 400 हो सकती हैं, लेकिन हर वो बात आप लिख सकते हैं जिससे मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ये असूल है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फारिग सा मटेरियल परचेज कर लें इंफीरियर क्वालिटी का, ये नहीं लिखना यहाँ पे, क्योंकि जब आप इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे उससे आपकी फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। समझ आ रही है। इसकी एक और मिसाल मैं देता होता हूँ कि इदारे पैसे कैसे बचाते हैं। जैस, वारिद, यूफोन, इन कंपनीज के पहले जो कार्ड आते थे ना, बड़े बड़े चौड़े कार्ड आते थे, जैसे एटीएम कार्ड जितना, इतना चौड़ा साइज का, और होता उस पे नंबर ही था कार्ड लोड करने के लिए। अब आप देखें पतली सी पट्टी में कार्ड आ रहा है, क्यों? वो कंपनी को कार्ड प्रिंट करवाने पे ना पहले उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती थी। अब जो कार्ड आता है उस पर इंस्ट्रक्शन नहीं, उसमें लिखा होता है कि इस पे मैसेज करके इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, यानी इसी नंबर पे मैसेज करें और तमाम हदायत सुन लें या पढ़ लें। उन्होंने इतनी सी लाइन लिखी और कार्ड का साइज बड़ा स्लिम स्मार्ट, मतलब पहले कार्ड जो था वो इस साइज का था, अब तकरीबन आप समझ लो सिर्फ इतने साइज का। ये साइज कहाँ गया, सेव कर लिया। सेम असूल है एटीएम कार्ड के मुतालिक कि बैंकों ने एटीएम कार्ड की विड्थ, उनकी मोटाई और उनकी चौड़ाई आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। सीएनआईसी पहले इतना चौड़ा होता था, अब उसका भी साइज रिड्यूस होता जा रहा है, मोटाई भी कम होती जा रही है। क्यों? कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में। ठीक है। अगला लेबर के केस में, लेबर के जरिए कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? तो पहला तरीका यह है कि अगर लेबर का आइडल टाइम हो रहा है, लेबर का क्या हो रहा है, उसको कंट्रोल करें, क्योंकि जब आइडल टाइम कम होगा तो लेबर की कॉस्ट कम पड़ेगी आपको। उसके बाद एक्सपीरियंस लेबर यूज करें, हाँ स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड। अब वो स्किल्ड लेबर होती थोड़ी सी महंगी है, उसको वेजेस रेट आपको थोड़ा देना पड़ता है ज्यादा, लेकिन वो जो आपका टाइम सेव करती है ना, हर यूनिट पे टाइम सेव करती है, उससे आपकी ओवरऑल इदारे की जो कॉस्ट है वो उतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं ले रहे होते जितने पैसे वो आपके ओवरऑल बचा रहे होते हैं टाइम की मद में। इसीलिए आपका इदारा क्या इस्तेमाल करे, एक्सपीरियंस्ड लेबर यूज करे। क्या बात समझ आ रही है। इसी तरह लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लेबर को ट्रेनिंग आप एक दफा देंगे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग देने से वो आपका हर अगले यूनिट का टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेबर एफिशिएंट होगी। और भी तरीका कोई आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ओवरहेड्स कॉस्ट में ओवरहेड के खर्चों को क्या करें, कंट्रोल करें, एबीसी लगा के या किसी और मेथड से। तो ये सारे वो मेथड हैं, तकरीबन आप समझ लें। वैसे तो 4 हेडिंग है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 बातें बन जाती हैं। बाकी आप उसमें से और भी नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको वो पॉइंट मिलेंगे। तो फिलहाल आप नोट्स निकालें, देखें उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने डिस्कस ना किया हो तो वो देख लें, क्योंकि मैंने तो जबानी कलामी, मैंने रट्टे नहीं लगाए हुए, मैंने सेंस डेवलप की हुई है और मैं अपने उस सेंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। मैंने जो रट्टा लगाया हुआ है वो ये है कि 3 4 मेन हेडिंग्स हैं, 3 4 मेन हेडिंग्स हैं जी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये देखें जी, ये रिडिजाइन हो गया, ये सारे पॉइंट मटेरियल के हैं, ये सारे स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट, नोकिया चार्जर या सैमसंग चार्जर, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, रिड्यूस द, इसका क्या मतलब है, लैपटॉप में 2 रैम लगाने की बजाय 1 रैम लगा दो बड़े साइज, 2 हार्ड लगाने की बजाय 1 हार्ड डिस्क बड़े साइज की। आपको पता है आप 100 हजार जीबी की 2 या 500 जीबी की 2 हार्ड लेंगे तो महंगी पड़ेगी, और एक 1 टीबी की ऐसे ही होता है।
इसी तरह लैपटॉप में 2 रैम लगाएंगे, नो डाउट शायद एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, लेकिन कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। तो अगर आप 16 GB की एक ही लगा ले रहे हैं, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। वो मिसाल भी इसमें आती है, 8 पेज लगाने की बजाय 4 लगा लो यार। तादाद वाइज कंपोनेंट क्या करो, कम करो। जब आप कंपोनेंट कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। उसके अलावा बल्क क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करो ताकि डिस्काउंट मिले। प्राइस टेंडरिंग का मतलब होता है सप्लायर का कंपटीशन करा दो कि हमें टेंडर जमा कराएं। टेंडर का मतलब होता है लोग अपनी प्राइस और क्वालिटी बता के बिड करते हैं। आपको 5 सप्लायर की प्राइस में से जो बेहतर सप्लायर लगता है आप उसको सेलेक्ट करते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं 2 साल बाद फिर टेंडर होगा। तो 2 साल तक के लिए आप प्राइस फिक्स कर लेते हैं उस सप्लायर के साथ, और अच्छी क्वालिटी और आपकी मर्जी की। अदरवाइज सप्लायर आपके पास आ जाए और आप चले जाएं उसके पास और आप कंपटीशन ही ना कराएं सप्लायर का, तो फिर वो अपनी मनमानी वाली प्राइस चार्ज करते हैं। तो जब आप टेंडर लेते हैं, उनसे बिड करवाते हैं, तो फिर उनकी प्राइसेस को आप कंपेयर करते हैं, उनमें कंपटीशन पैदा होता है और वो प्राइस कम चार्ज करते हैं। वेस्टेज मटेरियल की कंट्रोल करें, एक्सेसिव पैकिंग मटेरियल। ये 2 पॉइंट लेबर के थे कि लेबर को ट्रेनिंग दे और उसके अलावा क्या करें, एक्सपीरियंस लेबर इस्तेमाल करें ताकि उनकी लर्निंग का फायदा उठाया जा सके। अगर आप बिल्कुल ना तजर्बाकार लेबर लाएंगे ना, तो शुरू में वो टाइम ज्यादा लेंगे काम करने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते 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 उनकी स्पीड बनेगी। और अगर आप शुरू में ही तजर्बाकार लेबर ले आए, थोड़ी सी महंगी तो होगी लेकिन आपका टाइम जो है ना वो पर यूनिट का वो क्या होगा, कम होगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट पूरे साल की कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारे तरीके। बीच में ओवरहेड्स वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट को भी क्या करें, कंट्रोल करें किसी भी तरीके से। वो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये तरीके हैं, लेकिन ये बुलेट्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आंसर में मौजूद है। आई कैप का जो वो हमने आइसक्रीम वाला सवाल किया था, डेनमार्क आइसक्रीम वाला, उसका भी जवाब स्टैंडर्ड है। आप बस उस जवाब को सामने रख के उतना लिखना है आपने पेपर में, ठीक है। उसको रटा शटा लगा ले, वो जर्नल आंसर लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा, आखिरी बात हमारी क्या है आज की, वो ये है कि हमने असल में अब शुरू करना है डिसीजन मेकिंग। तो जब तक डिसीजन मेकिंग चल रहा है, ये 1 माह का चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, अगर आपने सुस्ती दिखाई तो आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो आ जाए डिसीजन मेकिंग जी, अभी शुरू कराते हैं आपको। मतलब फ्लो चार्ट बना लो, लिखो, बताते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। डिसीजन मेकिंग पर आए, नोट्स छोड़ दे भाईजान, कॉपी पे लिखें, नोट्स दिखाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है इसमें 30 से 40 नंबर का पेपर आना है। कितने नंबर का पेपर आना है? तो वैसे तो मैंने आज शुरू करानी थी लेकिन टाइम नहीं बचा, और वैसे भी मैं अब आवाम नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग 30 से 40 नंबर का पेपर है। तो इसमें पहला टॉपिक है, उसका नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। बस मैं क्लास भी ऑफ कर रहा हूँ, टाइम भी खत्म हो गया है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया, डायरेक्ट बैठ रहा हूँ जी। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पहला टॉपिक क्या है, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। और ये डिसीजन मेकिंग की बेसिक्स भी है, इसके बगैर आप कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये टॉपिक हमें सिखाता है कि आपको क्वेश्चन में जब भी डिसीजन मेकिंग का सवाल आएगा तो डेटे में कुछ रेलेवेंट फिगर्स होंगी आपके डिसीजन से रेलेवेंट, और कुछ इररेलेवेंट होंगी। डेटा मिक्स होगा। आपने सिर्फ अपने डिसीजन से जो रेलेवेंट डेटा है वो कैलकुलेशन में लाना है, इररेलेवेंट डेटे को आपने इग्नोर करना है। तो ये टॉपिक फिल्ट्रेशन सिखाता है कि मिक्स डेटे में से रेलेवेंट टू द डिसीजन डेटा क्या होता है और इररेलेवेंट डेटा, तभी इसका नाम है रेलेवेंट को। और इसके बगैर आप कोई डिसीजन मेकिंग का अगला टॉपिक नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसको बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। इसके बगैर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। दूसरा टॉपिक है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म डिसीजंस या डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये थोड़ा लेंथी है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, तो पेपर में और है
और या चैप्टर 1 में से आता है सवाल या चैप्टर 2 में से आता है, आना जरूर है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आना। या 1 में से आता है लाजमी, लाजमी वाले चैप्टर शुरू हो गए ये, लाजमी वाले चैप्टर कि लाजमी आना है इनमें से, या चैप्टर 1 में से आना है या चैप्टर। अब चैप्टर 2 के अंदर कई सब डिसीजन है छोटे छोटे। तो पहला डिसीजन है, लिखे, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, ये पिछली अटेम्प्ट में आया है। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के अंदर एक टॉपिक है विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर, और दूसरा टॉपिक है विद एक्सटर्नल सप्लायर। बहुत से बच्चे ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये आ जाए, और वाकई पिछली दफा आया था और बच्चे बड़े अरसे से दुआ कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं लोगों से। वो इतना मुश्किल था, मुश्किल था, मतलब एक पॉइंट नहीं हो रहा था जिस वजह से लोग बैठे रहे पकड़ के। हालांकि वो फिगर एज्यूम करके भी सवाल हल हो सकता है, फिगर एज्यूम होके भी सवाल हल हो सकता है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के बाद अगला डिसीजन है आउटसोर्सिंग। यानी ये जो मैंने नीचे एरो बनाया है ना, ये इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं। अगला डिसीजन कौन सा है? आउटसोर्सिंग। इसमें इदारा ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो उसके पास को बाहर से सप्लायर आता है, वो कहता है ये आप बनाना छोड़ के हमसे ले लें, सारे ही हम आपको दे देंगे। तो अब आपके इदारे ने ये फैसला करना होता है कि हम पूरी क्वांटिटी खुद बनाएं या पूरी क्वांटिटी बाजार से खरीद लें। इसको मेक और बाय डिसीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेक, मेक का मतलब है खुद बनाएं, और बाय का मतलब है खरीद लें। अगला बेटा, नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग के बाद है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू और क्लोज। इसको शट डाउन डिसीजन भी कहते हैं। कॉन्टिन्यू और क्लोज, कॉन्टिन्यू और क्लोज। आप अपने इदारे की कोई प्रोडक्ट है जो बंद करना चाह रहे हैं या चलाना चाह रहे हैं, कि क्यों ना इसको अगले 2 साल चलाएं या अगले 1 साल और चलाएं। 1 साल होता है मौसम, 1 साल और चलाएं या अभी बंद कर दें। यानी 1 साल और चलाएं या इसको अभी बंद कर दें, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यू और क्लोज। क्लोज का मतलब है प्रोडक्ट को बंद। ये पूरी बिजनेस भी हो सकता है कि हम अपना पूरा बिजनेस 1 साल चला के बंद करें या अभी फौरन बंद कर दें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शट डाउन या कॉन्टिन्यू और क्लोज डिसीजन। इसके बाद अगला एक डिसीजन होता है फर्दर प्रोसेसिंग। आप अपनी प्रोडक्ट को रिफाइन करके बेचें या रॉ फॉर्म में बेच दें। मसलन मैं आम का हूँ, लेकिन उसको जूस के डब्बों में पैक करके नहीं बेच रहा, मैं रस निकालता हूँ बड़े बड़े ड्रमों में बेची जा रहा हूँ, तो वो रॉ फॉर्म में बेच रहा हूँ। और अगर मैं आम का सारा पल्प कहते हैं उसे, वैसे पल्प निकाल कर उसके अंदर को केमिकल डाल के डब्बे की पैकिंग में जूस के फॉर्म में बेचूंगा, तो इसका मतलब है मैं उसको रिफाइंड फॉर्म में बेच रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में बेचें या रिफाइन करके बेचें। डेफिनेटली जब रिफाइन करके बेचेंगे तो रिफाइन करने में कॉस्ट भी आएगी, लेकिन जो रिफाइंड प्रोडक्ट होगी उसकी सेल प्राइस रॉ प्रोडक्ट की सेल प्राइस के मुकाबले में ज्यादा होगी, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो गया ना, इम्प्रूव हो गई है। नेस्ले का डब्बा जो है वो, और नेस्ले जो ड्रम खरीदता है पल्प के, समझ लें वो फॉर एग्जांपल अगर ₹1,00,000 का एक ड्रम खरीदा है तो उससे वो ₹5,00,000 के जूस के डब्बे बनाता है, क्योंकि सारे डब्बे में 100% पल्प नहीं होता, मैक्सिमम 30% पल्प होता है, वो भी नेक्टर वाले में। बाकी सारे केमिकल ये वो ग्लूकोज इधर उधर की चीजें, पानी शानी ये वो होता है, ठीक है। अच्छा आगे चले, ये हो गए जी, इसका मतलब है रेलेवेंट कॉस्टिंग या इसमें से। अच्छा इस चैप्टर में से आपको जो सवाल मिलता है ना, वो तकरीबन 15 से 20 नंबर का लंबा चौड़ा सवाल मिलता है सेक्शन बी का। एक सवाल लाजमी मिलना इन दोनों में से,
या रेलेवेंट कॉस्टिंग में से, या ठीक है, एक सवाल हो गया। नहीं, हाँ, जब भी आएगा 15 से 20 उसमें से भी और है, यानी इधर से आएगा तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में से कम भी हो सकता है, लेकिन इधर से जरा लंबा चौड़ा ही होता है सवाल। अच्छा, अगला आ जाए। तीसरा टॉपिक जो इसमें है उसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तीसरा टॉपिक जो इसमें है उसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें से भी एक सवाल आता है, 10 से 12 नंबर का एक आता है नॉर्मली, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से 2 सवाल आए थे। जो पिछली अटेम्प्ट गुजरी है इसमें से 2 सवाल आए थे, आए छोटे छोटे नंबरों के, लेकिन 2 सवाल एक ही चैप्टर से दे दिए थे पिछली दफा इन्होंने। ये जो अभी गुजरी अटेम्प्ट, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कुछ बच्चों के लिए, कुछ छलांगे लगा रहे थे जिनकी इस चैप्टर पे ग्रिप थी। अच्छा, सवाल भी आसान थे, मुश्किल नहीं थे, लेकिन एक ही चैप्टर में से 2 सवाल, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो छोड़ के गया ये चैप्टर उसका बेड़ा गर्क, और जिसने किया हुआ था वो कहता है यार ये तो इतना आसान चैप्टर आया हुआ है। तो 2 सवाल आ गए, ठीक है। वैसे लेकिन एक सवाल मस्ट है इसमें से भी, एक सवाल इसमें से मस्ट है, एक सवाल इन दोनों में से या करके एक इसमें से मस्ट आता है। बाकी आगे आपकी किस्मत, अगर आपने अम्मी अब्बू को तंग किया हुआ है तो फिर आपको ये ट्रेंड, जैसे उनको 2 आ गए। तो चौथा चैप्टर आपका जो है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ये क्यूएम में भी होता है ब्रेक इवन। हाँ जी, ब्रेक इवन। तो इसमें से भी एक सवाल मस्ट आता है और छोटे नंबरों का आता है, मतलब ज्यादातर छोटे नंबरों के सवाल है। 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर, ये नंबर ज्यादा होंगे। 15 से 20 ये जो चैप्टर है ना, ये इसमें 15 से 20 है, बाकी 8 से 10, 8 से 10, 12 वो रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 से 4 सवाल आएंगे। 3 तो लाजमी आने, 4 भी आए हैं पिछली दफा। 3 कहाँ से बनते हैं? इन दोनों में से एक, एक इसमें से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से, और एक इसमें से लाजमी। तो 3 तो मस्ट है, 3 तो 4 भी आ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में अगर आप कर ले अच्छी तरह से तो आपको 3 से 4 सवाल मिल सकते हैं, और ये कोर एरिया हमारे सब्जेक्ट का, इसके बगैर हमारा पेपर हरगिज नहीं बन सकता। बल्कि कुछ बच्चे तो पेपर दे के बाहर निकल के ये कहते हैं कि पूरे सब्जेक्ट में डिसीजन मेकिंग ही था। हालांकि एक्चुअली वो 4 सवाल अगर आ जाएं तो अपेरेंटली लगता यही है कि पूरे सब्जेक्ट में, पूरे उसमें डिसीजन मेकिंग था। ठीक है, समझ आ रही है आपको? हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से, जो आपके पास नोट्स हैं। नोट्स नोट्स में ये शुरू हो रहा है बेटा, पेज नंबर, नोट्स के पेज नंबर 188 से शुरू हो रहा है। 188 से लेकर आगे तकरीबन 294, नहीं, एक मिनट, 184 से शुरू होता है और 294 तक जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, ये भी आगे भी कवर हो जाता है। 94 है, 99 है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी शामिल कर लो बीच में। एक आधा चैप्टर इसमें मैंने मिस किया हुआ है, वो आपको अगले वॉल्यूम में मिल जाना है। तो बस एंड तक ही है, एंड तक, यानी 188 से लेकर एंड तक जो ये नोट्स है वॉल्यूम 1। तो 188 पेज से शुरू हो रहा है ये चैप्टर, 188 से लेकर ऑनवर्ड एंड तक। अभी इसमें ये चैप्टर मिसिंग है नोट्स में, ये वाला, ये मिल जाएगा आपको अलहदा। हाँ, अलहदा वो उसको कहेंगे सेकंड वॉल्यूम कह दो, ये जो भी है, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 था ना इसके ऊपर, तो ये वाला चैप्टर मिसिंग है। तो बाकी अब आपकी तकरीबन आधी किताब तो डिसीजन मेकिंग है। ये चारों एक ही टॉपिक है, लेकिन ये किताब का चैप्टर कितने हैं? किताब के ये 4 चैप्टर हैं। आई कैप की किताब के ये चैप्टर नंबर 2 है आई कैप की किताब का। ये आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर, मुझे अभी याद देखता हूँ, ये चैप्टर नंबर 15 है और ये चैप्टर 16 है, या ये 16 सा इस तरह, ठीक है।
तो 15-16 में से एक, और ये इसका मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है कि 11 चैप्टर नहीं, 10, 11, 12, अभी देख लेते हैं, गलत नहीं बताते। आई कैप की बुक का कौन सा चैप्टर नंबर है? जो ये सीवीपी या ब्रेक इवन है, ये आई कैप की, यानी ये डिसीजन मेकिंग आपकी आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2, 14, 15, 16, ये 4 चैप्टर अगर आप आई कैप की किताब की कर लें, मतलब जो भी हमारे बनते हैं, जो टॉपिक ये एक ही है, डिसीजन मेकिंग, सिलेबस का एक मेन पोर्शन है आपका, तो आपका 30 से 40 नंबर बड़े आराम से होंगे। तो मैं कल आपको पास्ट पेपर एनालिसिस दिखाऊंगा पिछली 3 अटेम्प्ट का, अंडे मुराद छुन्ने काके। जब आप छोटे थे और मिस से पढ़ते थे, तो मिस भी आपको कहती थी कि कल का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे, जब आप नैपी की उम्र में थे। तो अब आप बड़े हो गए हैं, कल का मतलब है नेक्स्ट वर्किंग डे। संडे की क्लास होगी तो बताएंगे। चलो बस, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।